नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता अपने YouTube चैनल कथा मंथन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी कथा कहानी के इस चैनल पर आज ICSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले हिंदी उपन्यास नया रास्ता का सारांश पढ़ने जा रही हूँ। इस उपन्यास जो कि कई अध्यायों में बंटाया हुआ है, आज इसका द्वितीय भाग पढ़ने जा रही हूँ। इस उपन्यास से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर, पात्रों के चरित्र चित्रण का विवरण आप हमारी वेबसाइट kathamanthan.com/नया रास्ता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज कथा मंथन पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हिंदी उपन्यास नया रास्ता का द्वितीय भाग पढ़ते हैं। मीनू जैसी योग्य तथा होनहार युवती के जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि परिस्थितियों से विवश होकर उसके हृदय में हीन भावनाएं घर कर गईं। दृढ़ता व साहस की मूर्ति मीनू के लिए हीन भावना से ग्रसित होना तो उचित नहीं था। उसने साहस का परिचय देते हुए यह निश्चय किया कि अब वह विवाह नहीं करेगी। उसके सामने इतनी लंबी जिंदगी पड़ी थी जिसका एक पल भी व्यर्थ वह नहीं करना चाहती थी। मीनू की बचपन से ही वकील बनने की बहुत इच्छा थी, परंतु उसके माता पिता उसे हॉस्टल नहीं भेजना चाहते थे। पर आज अपनी बेटी के मन में उभरी लगन को देखकर उन्होंने वकालत करने की आज्ञा दे दी। मीनू ने मेरठ में वकालत में दाखिला ले लिया और हृदय और लगन से कुछ बनने का कुछ कर दिखाने की उसमें जो दृढ़ निश्चय किया था वह उस पर अमल करना चाहती थी। वह अपने पांव पर खड़े होकर इतना पैसा कमा लेना चाहती थी कि जिससे वह समाज में सिर उठाकर जी सके। आज समाज में चारों ओर पैसे की ही इज्जत थी। हर व्यक्ति इसी होड़ में जुटा हुआ है, यह वह जानती थी। हॉस्टल जाने के 15 दिन रह गए थे। अभी तक हमेशा माता पिता के साथ ही वह रहती थी। अब उसे पहली बार अपने माता पिता से अलग रहकर पढ़ाई करनी पड़ी थी। अकेले हॉस्टल में कैसे रहेगी, इस कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठती थी। तो दूसरी ओर यह सोचकर उसका रोम रोम पुलकित उठता कि वह भी एक वकील बनेगी। हॉस्टल जाने की सारी तैयारियां की जा चुकी थी। माँ उसके खाने पीने का विशेष ध्यान रख रही थी। पिता का भी मीनू के प्रति स्नेह कुछ अधिक बढ़ गया था। निदान मीनू का हॉस्टल जाने का दिन आ गया। घर छोड़ते समय उसकी आंखों में आंसू छलछला पड़े। अपनी माँ व बहन भाई से पहली बार वह अलग हो रही थी। माँ ने उसे छाती लगाकर दिल से आशीर्वाद दिया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। माता पिता का आशीर्वाद और छोटे भाई बहन का प्यार साथ लिए वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के अनजानी राह पे चल पड़ी। उसे यह ज्ञात नहीं था कि कितने परिश्रम के बाद उसे सफलता मिलेगी और मिलेगी कि भी नहीं। हॉस्टल पहुंचने पर कुछ दिनों तक उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लगा, क्योंकि सब कुछ नया था। अभी उसकी एक ही सहेली थी, माया। वह अपना अधिकतर समय अपनी पुस्तकों के साथ ही व्यतीत करती थी। पुस्तक हाथ में लिए लिए वह अतीत में खो गई। जब छोटी थी तो एक दिन उसके पिताजी ने उससे पूछा कि बेटी, तुम बड़ी होकर पढ़ लिख कर क्या बनोगी। बच्ची ने मीनू अपने पिताजी को बतलाया कि वह पढ़ लिख कर वकील बनना चाहती है। पास बैठी माँ ने इसका विरोध करते हुए कहा कि तुझे वकील वगैरह कुछ नहीं बनना। लड़कियों को कौन इतना पढ़ाता है, लड़कों की बात और है। 18 साल की उम्र में ही हम तुम्हारी शादी कर देंगे। माँ की यह बात सुनकर उसके हृदय में ठेस पहुंची थी। मीनू बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी, हमेशा प्रथम आती थी। उसका एक ही सपना था कि वह अपने पांव पर खड़े होकर कुछ बनकर दिखाए। अभी वह अतीत की मधुर स्मृतियों में खोई थी कि उसकी एकमात्र सहेली माया ने आकर कहा, मीनू देखो, तुम्हारे पिताजी आए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं। पिताजी का नाम सुनकर मीनू बिस्तर से उठ गई। यद्यपि 2 दिन बाद ही पिताजी उससे मिलने आ गए थे, तथापि उसे ऐसा लग रहा था कि बिछड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं। पिताजी को देखकर मीनू बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने उसके लिए बहुत सा सामान भेजा था और लगभग 1 घंटा रुककर पिताजी मीरापुर वापस चले गए। परंतु मीनू के घर में स्नेह बंधन की स्मृति को फिर से तरोताजा करा गए। जब से धनीराम ने अपनी बेटी सरिता की शादी का प्रस्ताव मायाराम जी के पुत्र अमित के लिए रखा, तब से उनके घर में चर्चा का एक ही विषय था, धनीमल जी व उनकी बेटी सरिता। अमित की माँ सदैव धनीमल जी की प्रशंसा करती हुई सुनाई देती, परंतु अमित को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। अमित स्वाभिमानी लड़का था। वह धनी घर की लड़की से शादी करके अपने आप को बेचना नहीं चाहता था। वह स्वयं एक फैक्ट्री चला रहा था और भगवान की दया से पैसे की कोई कमी नहीं थी। और पहली ही मुलाकात में वह मीनू की तरफ आकर्षित हो गया था।
जब माँ ने मीनू से रिश्ता करने से मना कर दिया तब उसे बहुत बुरा लगा, परंतु वह अपनी माँ के सामने कुछ बोल न सका। एक दिन साहस करके अमित ने माँ से पूछा, माँ तुम सरिता से मेरी शादी क्यों कराना चाहती हो? क्या तुमने उसे देखा है जो इतनी उतावली हो रही है उसे घर लाने के लिए? देखा तो नहीं है, पर उसका फोटो अच्छा है और देखने में बुरी है क्या? माँ ने उत्तर दिया। अमित ने मीनू का पक्ष लेते हुए कहा कि मीनू में क्या कमी है, देखने में ठीक है, पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है और काम में भी चतुर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मीनू एक कुशल गृहिणी के रूप में घर को संभाल लेगी। माँ ने अमित के तर्कों को काटते हुए कहा कि मीनू ने तुम्हें अपनी तरफ आकर्षण में बांध लिया है, पता नहीं सरिता में तुझे क्या कमी दिखाई देती है। अमित ने माँ को समझाते हुए कहा कि बात सरिता के अंदर कमी की नहीं है, पर जब आपने मीनू को देखने के बाद मना किया तब उन सब के दिल पर क्या बीती होगी। माँ ने अमित के भावों को नकारते हुए कहा कि तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो, एक ही बहू घर आती है, दो चार जगह पसंद करके ही तो ली जाती है। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का तो खेल है नहीं कि पहले देखा और एक ही जगह देख करके हो गया। नहीं, जो जब चाहे शादी कर ले, जब चाहे छोड़ दे। अरे जिंदगी में एक बार विवाह करना है तो ठोक बजा के ना शादी करेंगे। अमित ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि शादी जिंदगी में एक बार होती है, और इतने बड़े घर की बहू लाकर तुम क्या आराम दे सकोगी इस घर में? क्या घर के कार्यों में वह तुम्हारी मदद करेगी? सच्चाई को अस्वीकार करते हुए माँ बोली, यदि बहू काम नहीं करेगी तो क्या वह नौकर रख लेंगे? क्या जरूरी है कि घर का काम बहू ही करे? अरे बड़े घर की लड़की है, उसे काम करना आता होगा, नहीं आता हो तो भी चल जाएगा, बहुत लोग नौकर हैं यहाँ पर मिलने वाले। अमित ने इस माँ को समझाने का एक और प्रयास करके अपनी एक मौसी का उदाहरण सामने रखा। उन्होंने भी बड़े घर की लड़की से अपने लड़के की शादी की थी, जो आज तक भुगत रही है। बहू क्लब की सैर करती है और मौसी घर के काम के साथ साथ उसके बच्चे की भी देखभाल करती है। मैंने स्वयं देखा कि वह तेज बुखार में भी घर का सारा काम कर रही थी। अमित की बातें सुनकर माँ को यह आभास सा होने लगा कि ना जाने बड़े घर की सरिता उनके घर में आकर एक अच्छी बहू के रूप में रह सकेगी कि नहीं। माँ बेटे में बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में धनीमल जी कार से उतरकर घर के अंदर आ गए। साथ में ड्राइवर फल की पेटी लिए हुए था। पिता की अनुपस्थिति में अमित ने उनका स्वागत सहित बिठाया। धनीमल जी फल की पेटी लाना अमित को अच्छा नहीं लगा, पर यह वह समझ रहा था कि ये पैसे पर जादू डालकर हम सबको मोह लेना चाहते हैं। अमित से रहा नहीं गया, उसने धनीमल जी से पूछ लिया, ये फल क्यों लाए हैं आप, क्या ज़रूरत है इसकी? धनीमल जी बोले, कश्मीर से 4 पेटी सेब मंगाए थे, सोचा एक पेटी यहाँ भिजवा दे, खाकर देखो बहुत मीठे सेब हैं। अमित उनकी बात का क्या जवाब देता कि इतने में पिताजी आ गए। वह उठकर चला गया, माँ के पास आकर बैठ गया। माँ ने बेटे को उदास देखकर पूछा, क्या बात है बेटा? अमित ने कहा कि जब अब रिश्ता तय नहीं हुआ तो यह सब करने की क्या ज़रूरत है, वह क्यों फलों की पेटी लाए? माँ ने समझाते हुए कहा कि जब संबंध जुड़ जाता है तो खाली हाथ नहीं आते। ऐसा तो उन्होंने करना ही था, और उनकी जगह कोई भी होता तो वो यही करता, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। किंतु अमित ने गुस्से में कहा कि तुम भी उनके पक्ष में बोल रही हो, ठीक है, तो तुम सबने सरिता को घर में लाने की ठान रखी है। यह कहकर वह पास रखा अखबार पढ़ने लगा। धनीमल जी उस दिन सरिता को दिखाने की तिथि निश्चित कर आए थे। धनीमल जी ने सरिता को दिखाने के लिए तिथि निश्चित कर दी। निदान सरिता को देखने का दिन भी आ गया। अमित की माताजी में विशेष उत्साह दिखाई पड़ रहा था। पत्नी के आग्रह पर मायाराम जी भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे। मधु अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए उत्सुक थी। सिर्फ अमित के ही चेहरे पर उदासी थी। वह इस कल्पना मात्र से उदास था कि उसके माता पिता उसे धनी घर की लड़की के हाथों बेचना चाहते हैं। सभी जाने को तैयार थे कि तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। धनीमल जी का ड्राइवर उन सबको लाने के लिए कार लेकर आया। सभी उस कार में बैठकर चल दिए। धनीमल जी की कोठी के बाहर कार रुकी। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाज़ा खोला। यह सब देखकर मायाराम जी को ऐसा लगा कि इस समय वे एक बड़े अफसर से कम नहीं है। जैसे ही सबने अंदर प्रवेश किया, मानो स्वर्ग में आ गए। तभी ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला। धनीमल जी बाहर आए। उन्होंने मेहमानों का हार्दिक स्वागत किया। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे। तरह तरह के पकवान उनके सामने रखे गए, परंतु सभी की उत्सुकता सरिता को देखने के लिए थी। तभी मायाराम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा। सरिता अपनी चाची के साथ कमरे में आई। सरिता के चेहरे को देखते ही अमित के पैर तले धरती खिसक गई। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरिता की। नाक नक्श में सिर्फ उसकी आंखें ही बड़ी थी। रंग तो मीनू के सामने कहीं ज़्यादा गिरा हुआ था। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बैठाया गया। माँ सरिता से घुल मिलकर बातें करने लगी।
माँ को उस रूप में भी सुंदरता नजर आ रही थी। अमित व मधु चुपचाप बैठे थे। माँ को हंसते देखकर अमित के दिल में तूफान उठ रहा था। क्या रूप नजर आ रहा है माँ को इसमें। सरिता मीनू से ज़्यादा सुंदर लगी माँ को, या उसकी दौलत के कारण सुंदरता बढ़ गई थी सरिता की। ऐसे प्रश्न अमित के दिमाग में घूमने लगे। धनीमल जी मायाराम जी से आपस में बातें करते रहे। अमित को सरिता से बातें करने का अवसर देकर के सब वहाँ से उठकर चले गए। अमित ने सरिता से पहला प्रश्न किया कि आपकी किस चीज़ में रुचि है, और सरिता ने बेझिझक उत्तर दिया, जी मुझे पेंटिंग व कार ड्राइविंग में विशेष रुचि है। इसके अलावा आप घर के काम कर लेती होंगी। अमित के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सरिता ने कहा कि मुझे घर के काम नहीं आते। घर में 4 नौकर हैं, काम करने की कोई ज़रूरत ही कभी नहीं पड़ी। वैसे मुझे घर के काम में विशेष रुचि भी नहीं है। शादी के बाद यदि आपको काम करना पड़ा तब आप क्या करेंगी? सरिता ने तपाक कहा, पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे, वही काम करेगा। ये 2 टुक उत्तर सुनकर अमित भौचक्का रह गया। अमित का अंतिम प्रश्न था कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है? सरिता ने उत्तर दिया, मैंने 2वीं श्रेणी में BA पास किया है। इतने में सभी लोग कमरे में आ गए। खाने पीने का कार्यक्रम चल पड़ा। धनीमल जी विशेष आग्रह के साथ सबको खिला पिला रहे थे। अमित की खाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी सबके आग्रह पर उसे भी खाना पड़ा। धनीमल जी व मायाराम जी बहुत समय तक बातें करते रहे। फिर मायाराम जी ने रुखसत ली। घर पहुंचते ही माँ बोली, क्या बुराई है सरिता में? मुझे तो अच्छी लगी देखने में। रंग हाँ थोड़ा गिरा हुआ है, पर शादी के बाद तो निखार आता ही है रंग रूप में। पिताजी को भी 5 लाख रुपए का नशा था। वे बोले, लड़की तो देखने में अच्छी है, बुराई तो है नहीं। दुनिया में तो 2 रंग होते हैं, गोरा या काला, और शादी तो सभी की होती है। मधु ने तपाक से कहा, पिताजी यह तो जरूरी नहीं कि काली भाभी ही हमारे घर में आए। पिताजी ने मधु को डांटते हुए कहा, तू चुप रह, क्या जानती है इस बारे में? मायाराम जी ने अमित से सरिता के बारे में विचार जानना चाहा, तो अमित उदासी के स्वर में बोला, पिताजी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ली तो कर लीजिए, जहाँ आपकी पसंद हो। वैसे मुझे सरिता बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटे के 2 टुक शब्द सुनकर मायाराम जी को लगा कि बेटे के साथ जबरदस्ती की जा रही है। एक बार उनके हृदय में यह भाव उठा कि बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। अभी वे इसी भाव में डूबे थे कि दूसरी ओर पत्नी ने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। अरे बाबा, हमारे समय में कौन सा लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था? सबकी शादी बिना देखे हो जाती थी। आजकल लड़के लड़कियों को दिखाने क्या लग गए कि बस हजारों कमियां निकालने लगे लड़कियों में लड़के। क्या जमाना आ गया। आजकल के लड़के लड़कियों को तो पूछो मत, दिमाग खराब हो गए हैं सबके। पढ़ा लिखा होने के बाद भी अमित में इतना साहस नहीं था कि वह माँ की बात का विरोध कर सके। माँ के व्यंग्यमान उसके हृदय में तीर की भांति चुभ रहे थे। अमित चुपचाप सुनता रहा। फिर चुपचाप छोटा सा मुंह लेकर वह अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ हॉस्टल के आंगन में मीनू अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। आज कॉलेज में हड़ताल होने के कारण छुट्टी हो गई थी। वर्षा की बूंदें पड़ने के कारण मौसम भी अच्छा था। सभी की इच्छा थी कि चाय व समोसे खाए जाएं। गेट के बाहर निकलते ही सबको डाकिया दिखाई दिया। सभी लड़कियां उस डाकिये की ओर दौड़ी। सभी अपने अपने पत्र की प्रतीक्षा कर रही थी। मीनू वहीं खड़ी थी। कल ही घर से उसका पत्र आया था। जिन जिन के पत्र आए थे वे प्रसन्न थी, जिनके नहीं आए थे वे उदास हो गई। मीनू की सहेली माया ने 4 पत्र लिखे थे, पर घर से अभी तक उसका एक पत्र का उत्तर नहीं मिला था। आज भी उसका पत्र नहीं आया, तो वह उदास हो गई। अपनी सहेली को उदास देखकर मीनू ने उसका मन बहलाने के लिए चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए कि शख्स के चेहरे पर हंसी आ गई। इधर वर्षा की बूंदें तेज हो गई। बाहर जाना संभव नहीं था। कैंटीन के नौकर से बाहर वाली कैंटीन से चाय व समोसे लाने को कहा गया। सबकी निगाहें गेट की ओर थी कि नौकर चाय व समोसे लेकर आएगा। तभी अचानक एक टैक्सी रुकी और टैक्सी से एक सुंदर सी लड़की उतरी। पास आने पर पता चला कि वह मीनू की सहेली नीलिमा है। अपनी सहेली को देखकर मीनू दौड़ी और उसे गले से लगा लिया। सबने चाय पी, समोसे खाए। नीलिमा को यहाँ अपनापन मिला। चाय पीने के बाद मीनू नीलिमा को अपने कमरे में ले आई। कमरे में पहुंचने पर नीलिमा ने मीनू को एक कार्ड दिया। मीनू ने पूछा, ये कैसा कार्ड है? नीलिमा ने कहा, तुम स्वयं खोलकर देख लो। मीनू ने कार्ड खोलकर देखा तो वह नीलिमा की शादी का कार्ड था। नीलिमा ने मीनू से आग्रह किया कि उसे शादी में जरूर आना है, और मीनू ने भी शादी में जाने का आश्वासन दिया। मीनू ने नीलिमा से पूछा, लड़का कहाँ का है, क्या करता है? नीलिमा ने मीनू के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि लड़का मेरठ का है, अपनी फैक्ट्री है और काफ़ी पैसे वाला आदमी है। नाम है सुरेंद्र, देखने में स्मार्ट, रंग भी साफ है। मीनू ने पूछा, घर पे सब ठीक तो होंगे? हाँ सब ठीक है। मेरे भैया अशोक डॉक्टर बन गए, इस समय दिल्ली में है। घड़ी में 5 बज चुके थे। उसे मेरठ से अपने घर भी वापस जाना था, इसलिए नीलिमा उठ खड़ी हुई।
मीनू से छोड़ने बाहर तक आई। चलते चलते भी नीलिमा मीनू से वादा करा कर गई कि उसे शादी में ज़रूर आना है। नीलिमा के जाने के बाद उस मीनू ने शादी का कार्ड खोलकर देखा। उस निमंत्रण पत्र को हाथ में लेकर वह अतीत में डूब गई। वह अपने को अभागन महसूस कर रही थी। कई लड़के उसे देखकर नापसंद कर चुके थे। यह सोचकर उसका दिल भर आया। अपने आप को संभालकर वह सहेलियों के साथ बाहर चली गई। बचपन से ही मीनू में एक लगन थी। उसमें नारी को अबला स्वरूप को सबला में बदल देने की अभिलाषा थी। उसके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। हृदय में तूफान उठता कि वह एक लड़की जरूर है, पर इतनी हिम्मत और साहस वह अवश्य रखती है कि कुछ बन सके। यह सब सोच विचार के वह अपनी पढ़ाई कर रही थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि परसों ही तो नीलिमा की शादी है। पढ़ाई में बाधा ना आए इसलिए उसने एक दिन पहले ही जाने का निश्चय कर लिया था। नीलिमा को भेंट देने के लिए उसने एक सुंदर सी दीवार घड़ी खरीदी और अगले दिन मीरापुर के लिए रवाना हो गई। मीरापुर के स्टेशन पर पहुंचते ही उसे नीलिमा का बड़ा भाई अशोक दिखाई दे गया। उसके आग्रह पर वह उसकी कार में घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही प्रसन्नता की एक लहर दौड़ पड़ी। सभी अपने कमरे से बाहर निकल आए। माँ ने पानी ला कर दिया। हाथ मुंह धोकर मीनू ने नाश्ता किया, फिर आज्ञा लेकर नीलिमा के घर चली गई। मीनू के आते ही नीलिमा ने उसे गले लगा लिया। बड़ी देर तक बातें होती रहीं। माँ के कहने पर नीलिमा ने शादी का सब सामान उसे दिखाया। मीनू ने हर साड़ी की प्रशंसा की और बहुत खुश हुई। रात्रि के 9 बज चुके थे। उसने घर जाने की इच्छा जाहिर की तो नीलिमा ने कहा, तुम खाना खाए बिना नहीं जाओगी? मीनू और नीलिमा ने बैठकर एक ही थाली में खाना खाया। रात के 9:45 बज चुके थे। नीलिमा ने अपने भाई अशोक को आवाज़ लगाई कि वह मीनू को छोड़ आए। मीनू के पिता बैठक में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। मीनू व अशोक को देखकर पिताजी ने किताब मेज पर रखते हुए अशोक से बैठने को कहा। रात अधिक हो जाने के कारण उससे बैठने से इनकार कर दिया। मीनू सीधे अपने कमरे में गई। माँ लेट चुकी थी, वह भी उनके पास लेट गई। देर रात दोनों में बातें होती रहीं। जब मीनू की सवेरे आंख खुली तो 6 बज चुके थे। माँ के हाथ की गरम गरम चाय पीकर वह नहा धोकर निर्वत हुई। फिर माँ ने अपने हाथ से बना सूजी का हलवा खिलाया उसे। रात नीलिमा की बारात आने वाली थी। तभी अचानक उसके मन में पीड़ा की फिर एक तार झंझना उठी। उसे अनुभूति हुई, काश वह भी नीलिमा की तरह सुंदर होती। तभी माँ ने कहा, नीलिमा तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो तुम्हें बुलाया है। अशोक संदेश देकर चला गया। मीनू जाने के लिए तैयार होने लगी। मीनू का सलवार सूट पहना देखकर माँ बोली, आज तो साड़ी पहन लेती बेटा। मीनू ने कहा, शाम को साड़ी संभालना बहुत मुश्किल होगा, रात को बारात के समय साड़ी पहन लूँगी। मीनू ने दर्पण में खड़े होकर अपने को निहारा तो उसे आभास हुआ कि वह बदसूरत नहीं है। माँ से आज्ञा लेकर वह नीलिमा के घर से चल दी। नीलिमा के घर पहुँचने पर उसने देखा कि घर में काफ़ी मेहमान आए हुए हैं। मीनू ने कहा कि तेरा पति तुझे प्यार करेगा? नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मीनू, बात तो सही है। मीनू उपहार लाना भूल गई थी। वह फौरन घर वापस गई, उपहार लेकर वापस आ गई। मीनू ने नीलिमा के हाथ में उपहार देते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। उपहार में दीवार घड़ी देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। तभी नीलिमा की माँ ने आकर बताया कि चढ़त से पहले नीलिमा को कुछ रस्में पूरी करनी है, इसलिए बाहर आ जाए। एक बच्चे से सूचना मिली कि बारात आ गई है। बारात आने की सूचना मिलते ही नीलिमा के हृदय की धड़कन अत्यधिक तीव्र उठी। अब वह घर के उसके लिए पराया हो जाएगा। सारी रस्में पूरी होने के बाद शाम हो चुकी थी। बारात के आने से पहले मीनू को भी तैयार होना था। वह घर चली गई थी। मीनू गुलाबी रंग की साड़ी में सजी सवरी बहुत सुंदर लग रही थी। माँ ने कहा, बेटी तुम सुंदर लग रही हो इस साड़ी में। सुंदर शब्द सुनकर उसका हृदय झंकृत हो गया। वह गुनगुनाती हुई नीलिमा के घर की ओर चल दी। मीनू सीधे नीलिमा के कमरे में पहुंची। नीलिमा को फूलों के गजरे से सजाया जा रहा था। लाल रंग की साड़ी में नीलिमा का रूप और भी निखर आया था। पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद नीलिमा का रूप ऐसे निखर आया जैसे कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। बारात घर के दरवाजे पर आ पहुंची। सभी दूल्हे को देखने के लिए बेचैन थे। जैसे ही दूल्हा घोड़ी से उतरकर नीचे आया, सब उसकी ओर देखते ही रह गए। रंग रूप में वह नीलिमा से कम न था। दूल्हे को मंच पर बैठाया। नीलिमा मीनू का सहारा लिए मंच पर आई। जयमाला की रस्म पूरी हुई। इस अवसर पर मीनू ने एक गीत भी गाया। उसकी मधुर आवाज ने सबका मन मोह लिया। एक नवयुवक बाराती ने मीनू के गीत की बहुत प्रशंसा की। मीनू ने जब उसे देखा तो वह हैरान रह गई। वह अमित था जिसने उसे नापसंद किया था और एक धनी लड़की से शादी करने को राजी हो गया था। मीनू के मन में फिर द्वेष भावना उत्पन्न हो गई। वैसे तो दोनों में कोई बात नहीं हुई, पर अतीत की यादें फिर भी ताज़ा हो गई और वह बिना खाई घर वापस चली आई। माँ ने पूछा, बेटी तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया? बारात को तो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। हाँ माँ, मैंने खा लिया, कहकर तकिए में मुंह छिपाकर मीनू बैठ गई। माँ के मन में अनेक प्रश्न उठे।
पर उसे मीनू की उदासी का कारण ज्ञात ना हो सका। मीनू तकिए में मुंह छिपाए अमित के बारे में सोचती रही। उसकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट था कि मीनू उसे पसंद है, पर फिर उसे क्या हुआ? सिर्फ पैसे के कारण उसने दूसरी लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गया? यदि उसके माता पिता पैसा लेने के पक्ष में थे, तो क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी या इंसानियत नहीं थी कि वह उनका विरोध कर सकता? और यदि उन्हें पैसे वाले घर में रिश्ता ही करना था, तो आशा के रिश्ते वाला कारण उन्होंने क्यों लिख कर भेजा? इन सब प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अब नीलिमा अंदर गई तब मीनू से दिखाई नहीं दी कि अचानक मीनू बिना कहे क्यों चली आई, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। प्रातःकाल विदा के समय भी नीलिमा की निगाहें मीनू के इंतजार कर रही थी। मीनू आधी रात्रि तक सो नहीं पाई थी, तो उठने में देर हो गई। 7 बजे उठी, शीघ्र मुँह हाथ धो करके वह नीलिमा के घर पहुंची। जैसे ही मीनू नीलिमा के घर पहुंची, नीलिमा की विदाई होने जा रही थी। मीनू को देखकर उसने नीलिमा लिपट कर रोने लगी। विदाई की इस घड़ी में मीनू के नेत्रों में भी जल उमड़ आया। नीलिमा की विदाई के बाद वह शीघ्र अपने घर आ गई। घर जाकर उसने अपना सारा सामान बांधा और मेरठ चलने को तैयार हो गई। माँ ने बहुत कोशिश की कि मीनू को एक दिन और रुक जाए, परंतु मीनू अपनी पढ़ाई का बहाना कर लिए और एक दिन भी वह नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह वहाँ से चल पड़ी।